गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूजीसी नेट हिंदी पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अभी पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं जिसमें हमने 2025 का जून का और दिसंबर का पेपर 2024 वाला सॉल्व कर लिया है। जून में जो हमारे री एग्जाम हुए थे वो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। आज ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा री एग्जाम वाला। कल हम वो पेपर करेंगे जो पेपर हमारा कैंसिल हुआ था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट के 30 क्वेश्चन हमारे बच रहे हैं सिर्फ री एग्जाम वाले पेपर के। क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। सिय मुख सरद कमल जिम किम कही जाए, निस मलिन वह निस दिन यह विगसाए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में आपका व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार होता क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान से सकारण उत्कर्ष दिखाया जाए वहां व्यतिरेक अलंकार होते हैं। ये चार आधार पर किया जाता है। आपका जो व्यतिरेक अलंकार है चार आधार पर होता है। बेसिकली इसमें उपमेय और उपमान में आपका उत्कर्ष दिखाया जाता है। ठीक है, उपमेय के उत्कर्ष और उपमान के अपकर्ष का कारण दिखाकर जो आपका उपमेय है उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाएगा और जो उपमान है उसको थोड़ा सा कम करके दिखाया जाएगा, केवल उपमेय के अपकर्ष का कारण दिखाकर। ठीक है, और कब होगा? जब उपमेय को नीचे गिरा के, वहां पे सिर्फ उपमेय को नीचे तब अपकर्ष करेंगे उसका केवल। ठीक है, सिर्फ उपमान के अपकर्ष का कारण दिखा के, उपमेय के उत्कर्ष और उपमान के अपकर्ष का कारण दिए बिना। ये बहुत डीप है, ये पूछेंगे नहीं, बस मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 62। हमारे ये चारों रचनाकार जो हैं सिलेबस के ही रचनाकार हैं और इनके जन्म वर्ष हमको आपस में मिलाना है। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म होता है 1886 में, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म होता है 1900 में, महादेवी वर्मा का जन्म होता है 1907 में और राम नरेश त्रिपाठी का जन्म होता है 1889 में। अगर इस प्रश्न को आपको क्रम अनुसार लगाने के लिए आता है तो सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त आएंगे, सेकंड आपके आएंगे राम नरेश त्रिपाठी, थर्ड आपके आएंगे सुमित्रा नंदन पंत और लास्ट में आपके आएंगी महादेवी वर्मा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63, वक्रोक्ति सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वक्रोक्ति सिद्धांत के संबंध में आपको गलत कथन बताना है। ठीक है, जब उक्ति में भंगिमा या नई अर्थ दीप्ति उत्पन्न करने के उद्देश्य से सर्वनाम आदि से किसी बात को छिपाया जाए तो उसे संवृत्ति वक्रता कहते हैं। ये यहाँ पे आपका जो वक्रता है, वक्रता के भेद की डेफिनेशन पूछी गई है। क्रिया के विशिष्ट प्रयोगों से चमत्कार की सृष्टि हो वहां लिंग वैचित्र वक्रता होती है। ओके, आगे देखते हैं। गलत कथन पूछे गए ना आपसे। समास तद्धित कृदंत आदि के प्रयोगों से चमत्कार की सृष्टि हो वहां वृत्ति वक्रता होती है। सी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ए स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। समवृत्ति वक्रता हेडिंग डाल के उसका ये डेफिनेशन नोट कर लेना। वृत्ति वक्रता हेडिंग डाल के इसका डेफिनेशन नोट कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये आपको वन लाइनर में इसकी डेफिनेशन पूछी जाएंगी। ठीक है, फिर आपका ये है, जहां बहुवचन के स्थान पर एक वचन तथा एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग हो वहां पुरुष वक्रता होती है। नहीं, देखो एक वचन और बहुवचन की बात हो रही है, तो ये किसमें होता है? आपका एक वचन बहुवचन, ये आपकी लिंग, इसको हम लिंग वैचित्र वक्रता के तहत रखेंगे। तो आपका बी और डी ये स्टेटमेंट आपके दोनों गलत है। ठीक है, धातु पद के प्रयोग से वैचित्र की सृष्टि होने पर उपग्रह वक्रता होती है, इस स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और याद रखिएगा उपग्रह वक्रता क्या होती है। ठीक है, फिर देखते हैं पुरुष वक्रता क्या होती है। ये देखो, पुरुष, जहां पर पुरुषों के विपर्य के द्वारा चमत्कार हो वहां पुरुष वक्रता होती है। ठीक है, नेक्स्ट। और वक्रोक्ति संप्रदाय के आपके संपादक कौन है? तो वक्रोक्ति संप्रदाय के आपके संपादक हैं आचार्य कुंतक, और इनकी जो कृति है वो क्या है? वक्रोक्ति जीवितम। 3 पॉइंट और ये हमें यहाँ से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, दुल्हन अंगिया काहे न धोवाई में कबीर का अंगिया से क्या तात्पर्य, यानी कि अंग से क्या तात्पर्य है? तो अंग से तात्पर्य यहाँ पे शरीर से तात्पर्य है।
ठीक है। कबीर के जो दोहे हैं उसमें से किसी शब्द का अर्थ, एक क्वेश्चन ऐसा हमको जनरली पेपर में देखने को मिलता है, शायद ही कभी ऐसा हो जब ऐसा प्रश्न हमें ना मिले, बाकी हमें ऐसा प्रश्न देखने को हमेशा मिलता है। कबीर की भाषा के बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को सदुकड़ी बोला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको भाषा का डिटेक्टिव कहा है। बच्चन सिंह ने इनकी भाषा संत भाषा कहा है। ठीक है। और बच्चन सिंह का एक कथन है कबीर के बारे में कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कारकर्ता कबीर है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कारकर्ता कबीर को किसने बोला है? तो ये बोला है बच्चन सिंह ने। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 में आपके लेखक हैं और उनकी रचना है जो आपको आपस में मिलाना है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना है वर्षा विनोद। बद्रीनारायण चौधरी की रचना है जीर्ण जनपद। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है आपकी प्रेम पुष्पावली। और जगन मोहन की है आपकी प्रेम संपत्ति लता। चारों रचनाएं इंपॉर्टेंट है, चारों लेखक, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66, इसका अध्ययन हिंदी साहित्य की जानकारी के लिए कितना आवश्यक है, यह इसी से अनुमान किया जा सकता है कि इसी के ढांचे पर 34 वर्ष पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने लोक प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचनाकार के संदर्भ में कहा है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है वो जायसी के संबंध में कहा गया है। ठीक है। किसके संबंध में कहा गया है? मलिक मोहम्मद जायसी के संबंध में। सूरसागर, सूरदास की कुछ रचनाएं हैं वो देख लो। सूरसागर, सूरसाला वाली, साहित्य लहरी, ये 3 रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस रचनाएं हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 67, नागमती वियोग खंड में प्यू वियोग अस बाउर जीव में बाउर का अर्थ क्या है? ठीक है। नागमती वियोग खंड ये आपका पद्मावत से संबंधित है। पद्मावत में टोटल 57 खंड में ये रचना आपकी लिखी गई है। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में लिखी है, ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों को जोड़ के। ठीक है। तो इसमें जो है नागमती वियोग खंड की बात हो रही है। नागमती वियोग खंड में एक शब्द आता है अस बाउर जियो। तो बाउर का मतलब होता है बावला, पागल। ठीक है। नागमती वियोग खंड जब उनके जो पति हैं वो चले जाते हैं श्रीलंका, वहाँ वो शादी कर लेते हैं और वहीं रहते हैं, उनको यहाँ का अपने राजपाट का कोई भी खबर नहीं रहता है। तो यहाँ पे नागमती विरह में इतनी चिर हो रखी है, तब वो उनका पूरा वर्णन आता है कि कैसे नागमती जो है बहुत दुबली हो गए हैं, शरीर सूख के एकदम कंकाल हो गया है, समथिंग ऐसे करके पूरा इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 68, कोसी का घटवार कहानी के आधार पर ध्वनि और वस्तु का कौन सा युग्म सही है? कोसी का कटवार शेखर जोशी की कहानी है। 1958 में ये कहानी आपकी आती है। जब इस कहानी को हम पढ़ते हैं तो इस कहानी में अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग आवाजों का जिक्र हुआ है। ठीक है। कोसी का घटवार बेसिकली ये आटा चक्की या पंचक्की लगाई गई जिसको लेके एक ये पूरी कहानी लिखी गई और पूर्वदित्य शैली में लिखी गई है। ठीक है। लक्ष्मण और गोसाई के प्रेम प्रसंग से संबंधित ये कहानी है। तो उसमें कुछ कुछ आपकी आवाजें आती थी, ये बताना है कौन सा युग्म सही है। तो आपका सही युग्म है छच्छिर, छच्छिर मथानी। जब मथानी चलती है तो कैसी आवाज करती है? छच्छिर छच्छिर आवाज करती है आपकी। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 69 पे। मीरा की काव्य पंक्तियों के संदर्भ में कौन से कथन असत्य हैं? ठीक, मीराबाई की ही ये सारी की सारी पंक्तियां हैं और ये पूछा गया है कि कौन सा असत्य है। मतलब आपको भाषाओं का मिलान करना है। थे तो पलक उघाड़ो दीनानाथ में हाजिर, नाजिर कब की घड़ी। दीनानाथ उघाड़ो ऐसे करके जो शब्द है ये आपके राजस्थानी भाषा में प्रयोग होते हैं। जो लोग राजस्थान से हैं वो ये बात को समझेंगे। तो ए स्टेटमेंट आपका, एक मिनट क्वेश्चन फिर से पढ़ती हूँ। मीराबाई के काव्य पंक्तियों के संदर्भ में कौन से कथन असत्य हैं, गलत बताने हैं? तो ए स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। आगे देखते हैं। मन को मैल ही तेना छूटी दियो तिलक सिर धोए।
अगर आपको नहीं पता है इसको भी ऐसे रख दो, बाकी का देख लो। हो काना किन गूथी जुल्फा कारियां, ये आपका पंजाबी लैंग्वेज, अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है पंजाबी का, नहीं भी नॉलेज है, अगर आपने किसी डायलॉग में, किसी गाने में कुछ भी पंजाबी वर्ड्स अगर सुने हैं तो आप रिलेट कर सकते हो। तो इसमें पंजाबी भाषा का प्रयोग हुआ है, सी स्टेटमेंट आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, तो बी आपका ऑप्शन भी कट जाएगा। प्रेमनी प्रेमनी रे मने लागी कटारी प्रेमनी, तो ये इसमें आपकी गुजराती भाषा प्रयोग होती है। ठीक, इसमें भी ये कैसे, अगर आपने कभी ये लैंग्वेज सुनी है, किसी भी माध्यम से सुनी हो, तो आप रिलेट कर सकते थे। डी ऑप्शन भी आपका सही है, सी स्टेटमेंट कट गया। दादुर मोर पपीहा बोले कोयल सबक सुनावे, ये ई गलत है और एक आपका बी गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी और ई। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। और बहुत जल्दी हो तो बिल करके काम चला लीजिए, जब तक कागज के घोड़े दौड़ते हैं रुपए की क्या कमी है। परीक्षा गुरु उपन्यास के अंतर्गत यह कथन किसका है, तो यह कथन है लाला ब्रज किशोर का। ठीक है, लाला ब्रज किशोर का कथन है और परीक्षा गुरु उपन्यास लाला श्रीनिवास दास जी का ये उपन्यास है। 1882 में यह उपन्यास आता है। श्री लाल शुक्ल जो है इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं, बोलते हैं कि अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास की संज्ञा दी गई है इसको। और श्रीनिवास दास जी की कुछ अन्य रचनाएं हैं, प्रहलाद चरित पूछी जा चुकी है, पीवाईक्यू है। सत्ता संवरण, ये भी आपकी पीवाईक्यू है। संयोगिता स्वयंवर, रणधीर, प्रेम मोहिनी, इंपॉर्टेंट है, आगे चल के ये भी पूछी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। बकरी नाटक में आए गीतों की पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। जो बकरी नाटक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। 1974 में ये नाटक आता है और इस नाटक में बहुत सारे गीत आते हैं, तो उसमें जो कुछ गीत आए हैं उसको हमें पहले से बाद के क्रम में लगाना है। हम इसमें सीधे आंसर देखेंगे। जा जाके सींच आएगी हर एक की क्यारी, मरकर क्या यह प्यास बुझाएगी वह प्यास तुम्हारी। ऊ करी न अ करी गांधी जी की बकरी, हर किला पता करी गांधी जी की बकरी। तन मन धन उन्नायक जय हे जय बकरी माता, अन्याय हिंसा दंभ क्रूरता भुला करे मन चंगा। ठीक है, फोर्थ पे आपका आएगा धर्म ईश्वर भाग्य सबकी उंगलियों से घूमता, आदमी मिट्टी का लोदा चाक पर है झूमता। फिफ्थ आएगा दुर्जन के साथ सबका यह मोल कर चलो। तो ये पांचों पंक्तियां आपकी बकरी नाटक से संबंधित है, ये चीज याद रखिएगा इसमें मेनली। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 72 पे। मनुष्य को अक्सर सोचने वाला पशु कहा गया है, यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है। तो यह जो लाइन है आपके इतिहास चक्र पुस्तक से ली गई है। और इतिहास चक्र पुस्तक लिखी किसने है, लिखी है ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। ठीक, लोहिया जी का अगर जन्म की हम बात करते हैं तो 1910 में यूपी के अयोध्या में लोहिया जी का जन्म हुआ था। ओके, इस स्टेटमेंट को अगर हम एक्सप्लेन करें तो मनुष्य को अक्सर सोचने वाला पशु कहा गया है। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, कुछ भी हम पढ़ते हैं विचार करने लगते हैं, तो उससे हम रिलेट कर सकते हैं। याद रखना इतिहास चक्र बुक से है। नेक्स्ट टाइम पूछा जाएगा इतिहास चक्र बुक किसने लिखी है, तो ये आपकी लिखी है राम मनोहर लोहिया जी ने। ठीक है, और जाति का विनाश, रुपए की समस्या और समाधान, ये आपके डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित पुस्तकें हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। क्वेश्चन नंबर 73, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब ये आपका फिर से अगेन सिलेबस से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। महादेवी वर्मा का ठाकुरी बाबा आपके सिलेबस में लगा हुआ ए स्टेटमेंट आपका सही है, जो ए आपका कथन है, मतलब युग्म कथन कर नहीं कहेंगे यहाँ पे। तुलसीराम की मूर्धया दलित आत्मकथा है, बी। आप मेरी क्लास देखोगे ना तो आपको पूरा सिलेबस तो रट जाएगा, क्योंकि जितनी बार भी जो रचना पूछी जा रही है मैं उसका राइटर आपको साथ में बता रही हूँ, तो ऐसे क्वेश्चन ना आप बिना पढ़े ही अटेंड कर लोगे। दिनकर जामुन का पेड़, नहीं, दिनकर की नहीं है, जामुन का पेड़ हरिशंकर परसाई की रचना है। विवेकी राय भोला राम का जीव, नहीं, भोला राम का जीव सॉरी, जामुन का पेड़ जो ये आपकी कृष्णचंद्र की रचना है। और भोला राम का जी यह हरिशंकर परसाई का व्यंग्य है, जो सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार व्याप्त होता है उससे संबंधित। ठीक है, तो सी और डी आपका गलत है, ई आपका सही है। रंबिका गुप्ता आप खुदरी की ये आत्मकथा है
यह एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा कह के संबोधित करती है और 2015 में यह प्रकाशित होती है। मुर्दैया आपकी 2010 में आती है। ठाकुरी बाबा इसका प्रकाशन वर्ष नहीं मिलता है। ठीक ठीक, 73 पूरा एक्सप्लेन हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन आपको बताने हैं। दलित चेतना और नारी चेतना ने स्वातंत्र्योत्तर भारत के 90वें दशक में आंदोलन का रूप धारण किया। ओके, गलत कथन बताना है। देखते हैं, दलित चेतना और नारी चेतना ने स्वातंत्रोत्तर भारत के 90वें दशक में आंदोलन का रूप धारण किया। 90वें दशक यानी कि 90s के आसपास से। हिंदी दलित लेखक में महिला रचनाकारों की समस्या केंद्र में है। जो हिंदी दलित लेखन है उसमें महिला रचनाकारों की समस्या केंद्र में, तो फिर नारीवादी जो रचनाकार हैं उसके केंद्र में क्या होगा? और दलित लेखन में फिर केंद्र में क्या होगा? दलित साहित्य है वो दलित लेखन के केंद्र में होगा ना। और जो महिला रचनाकार है वो आपकी नारीवादी फेमिनिस्ट की बात करेंगी ना, फेमिनिज्म की बात करेंगी। तो बी स्टेटमेंट आपका गलत है, कॉन्ट्रडिक्ट है। तो ऑप्शन जो होगा ए और सी में से होगा, हटा दो बी और डी। फिर आगे देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का एक मत सिद्धांत नारी सशक्तिकरण और दक्षिण सशक्तिकरण के मूल में है। ठीक, तो प्रत्येक व्यक्ति का एक मत, इसको भी हम बोल्ड रखेंगे। स्वाधीन भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार ने नारी चेतना के आंदोलन में अपनी उल्लेखनीय भूमिका अदा की। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर शिक्षा के प्रसार प्रसार ना होता तो नारी चेतना कभी आगे आती ही नहीं। मतलब नारियों के जो अधिकार है वो धार्मिक सुधार आंदोलन में उनकी बात हुई, और धार्मिक सुधार आंदोलन जब हुआ तो उसमें आपके शिक्षा के प्रचार प्रसार की बात हुई ना। उनको बोला गया कि महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो डी स्टेटमेंट आपका एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें आपको सिर्फ गलत स्टेटमेंट छांटने थे तो आपने छांट लिए, बाकी के जो स्टेटमेंट है वो आपके करेक्ट स्टेटमेंट है। नहीं, अभी गलत स्टेटमेंट छांटना है ना। हाँ ठीक है, ए स्टेटमेंट आपका सही है, सी स्टेटमेंट सही है, डी स्टेटमेंट भी आपका सही है। ई स्टेटमेंट पे आते हैं। हिंदी दलित लेखन परंपरा में राजेंद्र यादव, मैत्री पुष्पा, कमलेश्वर, नहीं ये आपके दलित लेखन परंपरा से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये आपके किससे संबंधित है? ये आपके उससे क्या बोलते हैं, नई कहानी और कहानी के टाइम के ये है। कमलेश्वर वगैरह जो है, राजेंद्र यादव, मैत्री पुष्पा, ये नई कहानी के दौर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। क्वेश्चन नंबर 75, लखनऊ की कब्र उपन्यास के लेखक हैं। लखनऊ की कब्र उपन्यास के लेखक हैं पंडित किशोरीलाल गोस्वामी। कौन है? पंडित किशोरीलाल गोस्वामी। याद रखिएगा, नेक्स्ट टाइम इसको आपसे फिर से पूछा जाएगा। किशोरीलाल गोस्वामी के कुछ अन्य भी रचनाएं हैं जैसे कि हृदय हारिणी व आदर्श रमणी, तारा राजकुमारी। गोपाल राम गहमरी के अभी लेटेस्ट जो 2 पेपर हुए हैं उसमें पूछे जा रहे हैं, तो इनको भी देख लीजिए। अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, सुनी कौन, बेगुनाह का खून, जासूस की भूल, अद्भुत खून। ठीक है, और लाला श्रीनिवास दास का तो एक दूसरा फेमस है ही हमारा परीक्षा गुरु। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 76 पे। समाचार पत्रों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो जो समाचार पत्र है आपका, बनारस अखबार 1845 में आता है। ये राजा शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा जाता है। फिर आपका मतलब इसका संपादन होता है सुधाकर, 1850 में प्रकाशित होता है। बाबू तोताराम तारा मोहन द्वारा इनका संपादन होता है। प्रजा हितैषी 1855 में इसका प्रकाशन वर्ष होता है। राजा लक्ष्मण सिंह इसके संपादक हैं। लोकमित्र प्रकाशन वर्ष 1856, राम निरंजन भगवान इसके संपादक हैं। ठीक है, फिर आपका लास्ट में आएगा ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका 1867, नवीन चंद्र राय। नेक्स्ट टाइम इनमें से ना आपको कोई भी वन लाइनर में पूछ लेंगे, या वापस से इसमें से 2-3 आपको मिल जाएंगे और 2 या 3 इसमें नए ऐड होके सीक्वेंस में लगाने को आपको आ जाएंगे। तो प्रकाशन वर्ष जरूर याद रखना। ठीक है, भारतेंदु ने तदी समाज की स्थापना किस वर्ष की? तो भारतेंदु ने तदी समाज की स्थापना करी थी 1873 ईस्वी में। ठीक है, भारतेंदु जी के नाटक देख लेते हैं।
प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, नील देवी, सतीव्रता भारतेंदु का अधूरा नाटक है जो कि राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। रत्नावली, विद्या सुंदर, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। वापस अगेन अगर आपने अपने सिलेबस को डिस्क्राइब करके पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लेते। ठीक, उसने कहा था ये आपकी 1915 की कहानी है। धुलाई वाली ये आपकी हो जाएगी 1907 की। बंग महिला की आपकी कहानी है राजेंद्र बाला घोष की। इंदुमती ये आपकी 1900 की कहानी है। कानों में कंगना राधिका रमन प्रसाद सिंह 1913 में। और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। ठीक है, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी, राइटर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। दो फकीर शहर आसोद गाते हुए हाल में प्रवेश करते हैं और स्टेज पर जाते हैं, कफनी पहने हुए, एक हाथ में कसकोल और तस्बीह। आगरा बाजार नाटक की उपरोक्त पंक्तियों में कसकोल का अर्थ क्या है? ठीक, कसकोल और तस्बीह का अर्थ पूछा गया। जब आगरा बाजार नाटक हम पढ़ते हैं तो नाटक की शुरुआत में ही ये दो लाइन दिए हुए हैं, इसमें ये एज इट इज लाइन है और वहां पे इसका आपको अर्थ बताना होता है। ठीक है, तो कशकोल और तस्बीह ये इसका अर्थ क्या है? भिक्षा पात्र। ठीक, और इनके जो आपके हबीब तनवीर हैं इनके और नाटक देख लीजिए। ये आपका शतरंज के मोहरे, मिट्टी की गाड़ी, चरणदास चौरी आपका पूछा गया है, उत्तर रामचरित्र, बहादुर कलारिन, जहरीली हवा, देख रहे हैं न्याय इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 80। लेखकों का जन्म वर्ष सही सुमेलित कीजिए। ठीक, देखते हैं। अज्ञे 1911 और आपके ए आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा, सी स्टेटमेंट आपका कट गया। महादेवी वर्मा ये आपकी 1907 है, अभी हमने ऊपर देखा क्वेश्चन में। ओके, उसके बाद में आपका मुक्तिबोध 1917, ई भी करेक्ट है, दो ऑप्शन में है, ए और बी दोनों ये करेक्ट ऑप्शन होगा। जब कभी भी दो ऑप्शन आपको मिले ना एक जैसे, तो हमेशा फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके आना, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन किसी ने चैलेंज नहीं किया तो एनटीए फर्स्ट आंसर ही कंसीडर करेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। दिनकर 1908 ये गलत है आपका। राहुल संकृताय 1983 ये भी गलत है। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 पे। प्रेमचंद की पत्नी शिरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम से उनकी जीवनी लिखी है, इसका प्रकाशन वर्ष निम्नलिखित में से क्या है? ये भी आपका सिलेबस से क्वेश्चन है। अभी जब हमारा पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएगा तो मैं पूरा सिलेबस डिस्कस कराऊंगी। प्रेमचंद घर में है 1944 में शिरानी देवी जी प्रेमचंद जी की जीवनी लिखती है, और शिरानी देवी कौन है? प्रेमचंद की पत्नी है। ठीक है, स्कंदगुप्त के आमुख यानी कि भूमिका के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन हमें बताना है। 467 ईस्वी में स्कंदगुप्त विक्रमादित्य का अंत हुआ। मातृगुप्त किशोरावस्था में कुमारगुप्त की सभा में थे। नेक्स्ट आते हैं महाराजा चंद्रगुप्त के समय में सिंघल के राजा मेघवर्ण ने उपहार भेजकर बोध गया में विहार बनाने की प्रार्थना की थी। सी स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी के सारे स्टेटमेंट आपके सही हैं, ये सही स्टेटमेंट जरूर याद रखिएगा। विघ्नाक का गुरु वसुबंधु अयोध्या के विक्रमादित्य का शोहरत था। कालिदास स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के सहचर थे। ये आपको जयशंकर प्रसाद की जो रचना है स्कंदगुप्त नाटक उसकी भूमिका के अनुसार बताना है। जयशंकर प्रसाद के कुछ अन्य नाटक हैं, सज्जन 1910, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, स्कंदगुप्त 1931, ध्रुव सौमेनी 1933। क्वेश्चन नंबर 83। मैं तो चाहता हूँ सबको अपने अपने अधिकार सौंपकर अपने अधिकारों को शून्य में बदल दूं। उपरोक्त कथन किस नाटक से लिया गया है? ये कथन लिया गया है महाभोज नाटक से। मनु भंडारी जी का ये आपका नाटक है, 1982 में आता है। मनु भंडारी जी महाभोज नाम से एक उपन्यास भी लिखते हैं जो कि 1979 में आता है। ठीक, और ये स्टेटमेंट किसका है? दास साहब का ये स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। आधे अधूरे मोहन राकेश जी की रचना है। अंजू दीदी उपेंद्र नाथ अश्क का है, 1955 का। महाभोज तो इस संबंधित है हमारे प्रश्न से ही। एक और द्रोणाचार्य ये आपके शंकर शेष का 1977 का नाटक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 84 पे।
राजभाषा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन बताना है। राजभाषा से संबंधित जो हमारे आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 में हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा राजभाषा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था दी गई है। तो अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी है। ए स्टेटमेंट करेक्ट है। 343 यह कहता है कि जो भी हमारे संघ की राजभाषा है वह देवनागरी लिपि में लिखित होगी, यानी कि हिंदी उसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी। अनुच्छेद 350 में भाषागत अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है। ओके। अनुच्छेद 348 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्य उपबंध न करे तब तक न्यायालयों में सभी कार्यवाही द्विभाषी होंगी। अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक या अधिक प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग सरकारी प्रयोजनों में स्वीकार कर सकेगा। देखो आपको गलत कथन बताने हैं ना, आपका बी स्टेटमेंट भी सही है। 350 में भाषागत अल्पसंख्यक अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है। ठीक है। फिर आपका अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा के विकास के लिए हिंदी में अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को जोड़ा जाएगा। तो हिंदी भाषा के विकास की बात करी गई 351 में। तो आपका ई स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है। गलत स्टेटमेंट है आपका सी और डी। ठीक। न्यायालयों में सभी कार्य द्विभाषी होंगे, नहीं। 348 है तो न्यायालयों से संबंधित, लेकिन द्विभाषी नहीं, अंग्रेजी में होंगे सभी कार्य। ठीक है। अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक या अधिक प्रादेशिक भाषाओं तथा हिंदी को सरकारी प्रयोजनों में स्वीकार कर सकेगा। ये आपका जो है गलत स्टेटमेंट है। 345 आपका ये कहता है किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा जिस प्रकार उससे ठीक पहले किया जाता रहेगा। मतलब ये कहना है कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा राज्य में इस्तेमाल होने वाली कोई भाषा जो एक भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है। जैसे कि मान लो आप ले लेते हैं किसी राज्य के बिहार में ले लेते हैं, या फिर आप गुजरात में गुजराती भाषा ले लेते हो। ठीक है। तो उसको किसी राज्य द्वारा किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन जब तक उस दूसरी भाषा को स्वीकार नहीं किया गया है तब तक अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाएगा पहले से, जैसे कि पहले हो रहा था। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 85। कृपाकंद के रचयिता कौन है? तो कृपाकंद के रचयिता घनानंद है। यूनिट 2 से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। घनानंद सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, फोकसार, रस केलीवल्ली, यमुनाश, ये आपके घनानंद की रचना है। बोधा की विरह वारिश, इश्कनामा, आलम की आलम केली, माधवा नाम कालम कंदला, सुदामा चरित, श्याम से नहीं, ठाकुर की ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 86 पे। विकल्पों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। गलत कथन हमें बताने हैं। पूर्वी हिंदी का विकास मागधी से हुआ है, एकदम गलत ये कथन है। पूर्वी हिंदी जो है हमारी अर्ध मागधी से विकसित होती है और फिर उससे निकलती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ए स्टेटमेंट। तो एक तो हमारा आंसर एक ही में है, ए और सी। लंका में पाली को ही अर्ध मागधी कहा जाता है। अर्ध मागधी कौशल के आसपास विकसित हुई। राजस्थानी भाषा का शौर सौरसेनी अपभ्रंश से है, डी सही है। तीसरी सदी के लगभग विकृत शब्दों को अपभ्रष्ट या अपभ्रंश कहा जाता है, ई भी आपका सही स्टेटमेंट है। और ई को याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि तीसरी सदी के समय विकृत शब्दों को क्या कहा जाता था, तो कहा जाता था अपभ्रंश। ठीक है। ए और सी गलत है। क्यों गलत है ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 87 पे। तमस उपन्यास की पंक्तियां हैं, घटनाएं हैं, उनको क्रम में लगाना है। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें पूरा का पूरा उपन्यास पढ़ना होता है। एक बार तो उससे आप गो थ्रू कर ही जाओ, ताकि आपको एक घटनाओं का क्रम आपके दिमाग में बन जाता है, तो आप उसको फिर रिलेट करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। इसका हम सीधे आंसर देखेंगे। तमस भीष्म कहानी का आपका उपन्यास है, जो कि भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका पर आधारित है। ठीक है। देखते हैं
पहला स्टेटमेंट है, थिंगलियों में लिपटे कंकड़, गुथे आटे का पुतला और उसमें खोसी हुई लकड़ियों की खपच्ची पर नत्थू का पैर पड़ना और उसका खींच उठना। सेकंड है, रिचर्ड द्वारा बुद्ध की मूर्ति की चमक का वर्णन लीजा के सामने करना और लीजा द्वारा आदमियों के पत्थरों और खंडरों में रस लेने के विषय पर आश्चर्य व्यक्त करना। फिर थर्ड है, शिष्टमंडल का रिचर्ड से मिलना और कर्फ्यू लगाने की अपील करना, बंगले से बाहर आते ही एक दूसरे से बोलना बंद कर देना। फोर्थ है, करीम खान द्वारा हाकिम की दूरंदेशी का जिक्र करते हुए खिजर की कहानी सुनाना। फिफ्थ है, लीजा द्वारा रिचर्ड का झगड़ा रुकवाने के लिए कहना पर रिचर्ड का यह उत्तर देना कि यह लोग मेरे खिलाफ लड़े, उससे बेहतर है कि यह आपस में लड़े। ठीक है, राजा हमेशा चाहता है कि प्रजा आपस में लड़े, क्योंकि प्रजा जब आपस में लड़ेगी ना तो कभी भी राजा के खिलाफ नहीं लड़ पाएगी। बाकी आप लोग समझदार हैं, जब चाहो उस समय से ये चीज आप रिलेट कर सकते हो। भीष्म कहानी की कुछ अन्य उपन्यास देख लेते हैं। झरोखा 1967, कड़िया 1970, बसंती 1980, मायादास की माड़ी 1988, कुंतो 1993, नीलू नीलिमा फेर 2000। ठीक, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 88 पे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। तो यह पंक्ति किस आलोचक ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए लिखी है? तो यह लिखी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए। व्याकरण की पारंगतता की अगर बात करी, व्याकरण में पारंगत अगर कोई है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। उनके सामने अगर कोई व्यक्ति अपनी कृति आलोचना के लिए रखता था तो वो उसे व्याकरणिक अशुद्धियां बताते थे। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उनके विषय में ये बात कहते हैं। ठीक, नंद दुलारे वाजपेयी की रचनाएं मेंशन है, नीचे देख लेते हैं और ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य नई कविता सुमित्रा नंदन पंत, रस सिद्धांत, साहित्य का आधुनिक युग। ये आप नोट करिएगा तो इसके प्रकाशन वर्ष भी नोट कर लीजिएगा साथ में। नामवर सिंह की भी देख लेते हैं। छायावाद, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, आलोचक के मुख्य इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 89, जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ठीक है, अब जयशंकर प्रसाद की यहाँ पे काव्य ग्रंथों की बात हो रही है। देखते हैं इसमें से कोई आंसर भी कि सही नहीं है। महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933। ये सारी रचनाएं कई बार पूछी जा चुकी हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इन सब के प्रकाशन वर्ष को याद कर लेना है। वीडियो को पॉज करके तुरंत के तुरंत याद कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 90, आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी विधाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। ये भी अगर आपने अपना सिलेबस डिटेल में किया होता तो आप इस ही पेपर में कम से कम 7 क्वेश्चन ऐसे मिले हमें तो हमारे डायरेक्ट सिलेबस से सॉल्व होने थे। प्रेमचंद घर में जीवनी है, क्वेश्चन में ही मेंशन है कि आत्मकथा नहीं है। एक कट गया आपका। एक कहानी यह भी मनु भंडारी की आत्मकथा है। भोला राम का जीव व्यंग है। माटी की मूर्ति संस्मरण है। अरे यावर रहेगा याद, ये यात्रा संस्मरण है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है। सी और डी आपका करेक्ट ऑप्शन है, भोला राम का जीव और माटी की मूर्ति। ठीक है, प्रेमचंद घर में श्री रानी देवी की रचना है जीवनी। एक कहानी यहाँ भी मनु भंडारी की आत्मकथा है। भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई का व्यंग है। माटी की मूर्ति रामरक्ष बेनीपुरी का संस्मरण है। अरे यावर रहेगा याद अज्ञे का यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा ये री एग्जाम वाले पेपर सॉल्व होते हैं सारे, जो हमारे जून 2024 में कंप्लीट हुए थे। ठीक है, कल हम जो हमारा कैंसल पेपर हुआ था 18 जून को, उसको हम सॉल्व करेंगे। और क्लास को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।